हेलो नमस्कार स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका विक्रांत ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस की ऑनलाइन क्लासेस में। और आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं सीरीज आरएलसी सर्किट की। हाँ जी दोस्तों, सीरीज आरएलसी सर्किट यानी कि हमारे पास रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस तीनों ही सीरीज कॉम्बिनेशन में होंगे। और यहाँ हम बात करेंगे इस तरह के सर्किट में वोल्टेज इंपीडेंस या वोल्टेज ट्रेंगल या फिर इंपीडेंस ट्रेंगल को किस तरह से कैलकुलेट किया जा सकता है या फिर किस तरह से उसको समझा जा सकता है। अभी तक की पिछली क्लासेस में हम एसी सर्किट या फिर प्योर रेजिस्टिव, प्योर इंडक्टिव और प्योर कैपेसिटिव सर्किट की बात कर चुके हैं। अब अगर आपने वो मेरी क्लासेस अटेंड नहीं की है, पिछली क्लासेस अगर आपने अटेंड नहीं की है तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। इस वीडियो को देखने के बाद, इस क्लास को अटेंड करने के बाद उन क्लासेस को भी आप देख लीजिएगा ताकि सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाए। एंड आज हम बात करने वाले हैं आरएलसी सर्किट की, उसको शुरुआत करते हैं। लेकिन अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, सो दैट आपको आने वाली क्लासेस के नोटिफिकेशन भी टाइम टू टाइम मिलते रहें। एंड क्लास अगर पसंद आ रही है तो क्लास को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें और कमेंट बॉक्स में मुझे बताते रहें कि आपको किस तरह के वीडियो चाहिए। आरएलसी सर्किट की बात करेंगे, मैं टॉपिक को स्टार्ट कर रहा हूँ। आरएलसी सर्किट एंड स्पेशली सीरीज आरएलसी सर्किट की बात कर रहे हैं। सीरीज आरएलसी सर्किट, ओके, यानी कि बच्चों हम ऐसे सर्किट की बात कर रहे हैं जहां पर वी विल हैव अ रेजिस्टेंस। दिस इज द सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस एंड इट रिप्रेजेंट बाय द लेटर आर। आर फॉर रेजिस्टेंस एंड दिस इज द सिंबल, एंड अनदर वन इज द इंडक्टेंस। सो दिस वन इज द सिंबल ऑफ inductance and L is the letter used to represent the inductance, and the third one, the last one, is the capacitor. So this is the symbol of capacitor and letter C is used to represent the capacitor, and along this particular series combination we are going to apply a AC supply। क्या दे रहे हैं यहाँ पर? एसी सप्लाई, जिसको मैं लिखूंगा V ऑफ टी। V ऑफ टी इज इक्वल टू दी Vm साइन ओमेगा टी। Vm साइन ओमेगा टी क्या होता है? ये एक एसी वेव होती है या फिर एसी वोल्टेज होता है। कैसे लिखते हैं इसको, क्या होता है, ये पिछली क्लास में बता चुका हूँ। अगर क्लास अटेंड नहीं करी है कोई बात नहीं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप वहाँ पे जाके देख लेना इस क्लास को अटेंड करने के बाद, ठीक है। एंड ये आज की क्लास बहुत ही खास, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पूरी क्लास को देखना, बहुत ही मजेदार और शानदार तरीके से इसको समझने वाले हैं, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर दे दिया इनपुट, दैट इज द इनपुट सप्लाई। इस इनपुट सप्लाई की वजह से, ड्यू टू दिस इनपुट सप्लाई, लेट अस सपोज द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट इज I of t। The current flowing through the circuit is I of t, and due to this current the voltage drop across the resistance is VR, and the voltage drop across the inductance is VL, and the voltage drop across the capacitance is VC. We are assuming these terminologies. VR is the voltage drop across the resistance, VL is the voltage drop across the inductance, and VC is the voltage drop across the capacitance, okay। And ये करंट है, इस करंट के लिए हम फार्मूले भी लिख सकते हैं। क्या फार्मूला लिख सकते हैं कि हम जानते हैं वी आर इज सिंपली इक्वल टू दी आई आर, एंड वी एल इज सिंपली इक्वल टू दी आई एक्सएल। एक्सएल क्या है? एक्सएल इज दी इंडक्टिव रिएक्टेंस। X इज यूज फॉर द रिएक्टेंस। X जो लेटर हम यूज करेंगे वो रिएक्टेंस के लिए यूज करते हैं, एंड XL इज फॉर द इंडक्टिव रिएक्टेंस। इन द सेम मैनर VC विल बी IXC, एंड अगेन XC इज द कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ऑलराइट, सो ये इतनी बातें हम जानते हैं। एक चीज और हम यहाँ पे जानते हैं कि KVL की मदद से, एज पर द किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, क्या कहता है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, कि इन एनी सर्किट, इन एनी लूप ऑफ एनी इलेक्ट्रिकल सर्किट, द टोटल राइज इन वोल्टेज इज ऑलवेज इक्वल टू द टोटल ड्रॉप इन वोल्टेज। In other words, we can say the algebraic sum of all voltages is always equal to the zero. So we are trying to writing this term, we are trying to writing this law, and this is as per the KVL, Kirchhoff's voltage law. This is the total rise in voltage, which is V
is equal to the this one VR plus VL plus VC। ओके, इसकी अब हम बात करेंगे, लेकिन इसकी बात करने से पहले हम यहाँ पर जो हमने पढ़ा है, प्योर इंडक्टिव सर्किट की बात करी है, प्योर रजिस्टिव सर्किट की बात करी है और प्योर कैपेसिटिव सर्किट की बात करी है पिछली क्लासेस में। उन थोड़े कंसेप्ट का यूज करके यहाँ पर मैं एक फेजर डायग्राम बनाने वाला हूं। फेजर डायग्राम हमने प्योर रजिस्टिव सर्किट में हमने पढ़ा है कि करंट फ्लोइंग थ्रू दी प्योर रजिस्टिव सर्किट इज इन फेज, दिस इज द करंट, से सपोज इज इन फेज विद द वोल्टेज एंड दिस इज VR. So this VR is simply equal to the IR and this is I. प्योर रजिस्टिव सर्किट में जो करंट फ्लो होता है वो रेजिस्टेंस के साथ, आई मीन वोल्टेज के साथ सेम फेस में होता है। देयर इज नो फेस डिफरेंस बिटवीन द वोल्टेज एंड करंट इन प्योर रजिस्टिव सर्किट, ये हमने पढ़ा है। अगर बात करें प्योर इंडक्टिव सर्किट की, तो प्योर इंडक्टिव सर्किट में करंट 90 डिग्री पीछे चलता है, वोल्टेज आगे चलता है, यानी कि प्योर इंडक्टिव सर्किट में करंट लेग करता है 90 डिग्री से, या फिर मैं ऐसा कह सकता हूं कि वोल्टेज आगे चलता है 90 डिग्री से, वोल्टेज लीड करता है। तो मैं वोल्टेज बनाने वाला हूं, मैं वोल्टेज की बात करने वाला हूं, वोल्टेज इन इंडक्टिव, वोल्टेज इन इंडक्टेंस, जो कि करंट से 90 डिग्री आगे चलेगा। दिस इज करंट आई, हम जानते हैं दीज आर कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन एंड सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट विल बी सेम। सो इन प्योर इंडक्टिव सर्किट वोल्टेज लीड करेगा करंट से, वो भी 90 डिग्री के एंगल से लीड करेगा। सो दिस इज व्हाट, दिस इज VL which is equal to the I XL। ये VR एंड करंट और यह है IL, और दोनों के बीच में 90 डिग्री का फेस डिफरेंस आपको दिख रहा होगा, ऑब्वियसली दिख रहा होगा। मैं इस लेंथ को थोड़ा सा बढ़ाना चाहूँगा क्योंकि हम जानते हैं कि करंट थोड़ा सा उसकी वैल्यू ज़्यादा रहेगी, ठीक है। इसको कैलकुलेट भी किया जा सकता है, अगली क्लासेस में समझेंगे इसको कि कितना ज़्यादा रहेगा। नाउ लेट अस टॉक अबाउट दी VC। VC हमने प्योर जब कैपेसिटिव सर्किट की बात करी थी, तो प्योर कैपेसिटिव सर्किट में करंट लीड करता है 90 डिग्री से, वोल्टेज से। अब यहाँ पे मुझे अगर वोल्टेज बनाना हो करंट से, तो करंट लीड करेगा, वोल्टेज को अगर बनाना हो तो मैं 90 डिग्री पीछे बनाऊंगा, ठीक है। तो वोल्टेज, अगर मैं कैपेसिटर की बात करूं तो कैपेसिटर का वोल्टेज करंट से 90 डिग्री पीछे होता है। दिस इज VC विच इज इक्वल टू दी IXC। ये हमने यहाँ पर फेजर डायग्राम के माध्यम से समझा कि किस वोल्टेज के बीच में कितना एंगल है। इसको मैं थोड़ा सा रिजल्टेंट वे में अगर ड्रॉ करना चाहूं, देखिए दिस VL एंड दिस VC आर having a 180 degree angle, these are 180 degree apart from to each other, okay। दोनों के बीच में 180 डिग्री का एंगल है, दोनों एक दूसरे से अपोजिट है, यानी कि इतने अमाउंट का जो पर्टिकुलर मैग्नीट्यूड है वो इस अमाउंट से कैंसल आउट हो जाएगा। रिजल्टेंट मुझे क्या मिलेगा, दिस इज VL, दिस इज VC, सो रिजल्टेंट विल बी VL माइनस VC। रिजल्टेंट में जो ड्रॉ करूंगा दैट विल बी VL माइनस VC, जो रिजल्टेंट मिलेगा। समझ में आ रहा है, ये और ये एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो इतना पार्ट इसमें से हट जाएगा, बचेगा क्या, VL माइनस VC बचेगा। इसको मैं एक और डायग्राम से समझने की अगर कोशिश करूं, इसको मैं आगे और यहां पे बना रहा हूं, आगे बढ़ाते हैं इस पर्टिकुलर चर्चा को। तो इसको इस तरह से बनाया जा सकता है, okay, so this is VR and we are having now this is VL minus VC, all right, okay। and law of parallelogram का यूज करके इन दोनों का एडिशन में फिगर आउट कर सकता हूं, जो कि मुझे मिलेगा इस तरह से। मैं ड्रॉ करूंगा यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, लाइक दिस वन, एंड ओके दिस इज द V रिजल्टेंट।
ये हमें मिल रहा है टोटल वोल्टेज V विच इज दिस वन। तो ये कहाँ से मिल रहा है? फेजर डायग्राम से। फेजर डायग्राम से हमने एडिशन किया, VR और VL माइनस VC को ऐड किया तो मुझे V मिल गया। अल्टीमेटली मैं एक और ट्रिंगल बनाता हूँ। लेट अस ड्रॉ अनदर ट्रिंगल टू अंडरस्टैंड this particular concept in very well manner. So now this is your VR, this is what? This is VL minus VC। ये इधर था, इसको हमने यहाँ ड्रॉ कर लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये VL माइनस VC को यहाँ पे ड्रॉ किया जा सकता है। इन द सेम वे हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया, ये यहाँ पर ड्रॉ कर लिया। ओके, एंड दिस इज V। तो ये तो ट्रिग्नोमेट्री है आपका भैया, राइट ट्रिंगल है। राइट ट्रिंगल में क्या होता है? राइट ट्रिंगल में हमने पढ़ रखा है कि एंगल के सामने परपेंडिकुलर होता है। एंगल के सामने वाली आर्म को क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर कहते हैं। बच्चा ये कहाँ पढ़ा है आपने? ये स्कूल में पढ़ा है? नहीं पढ़ा, नहीं याद है? यहां देख लो, ठीक है। स्कूल का कंसेप्ट है, क्या कंसेप्ट है? एंगल के सामने वाली आर्म को परपेंडिकुलर कहा जाता है, और इस आर्म के साथ जो 90 डिग्री का एंगल बना रहा है उसे आप बेस कहेंगे, आधार कहेंगे। परपेंडिकुलर, इसको लंब कहेंगे, इसको आप आधार कहेंगे। परपेंडिकुलर, बेस, और थर्ड वन जो आर्म बची है उसे आप क्या कहेंगे? उसे आप हाइपोटेन्यूस कहेंगे। परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेन्यूस। एंगल के सामने वाली आर्म परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर के साथ जो 90 डिग्री का एंगल बना रही है बेस, एंड जो सबसे बड़ी आर्म है दैट इज हाइपोटेन्यूस। ठीक है, याद रहेगा बिल्कुल। यहां से अब हम क्या करने वाले हैं, मैं आपको डिफाइन करने वाला हूं किस तरह से आप फाई को कैलकुलेट कर सकते हैं। फाई को आप किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन उसके पहले मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से मैं आपको इस सर्किट का इंपीडेंस लिखने की कोशिश करता हूं। इस सर्किट का इंपीडेंस मैं आपको समझाने का कोशिश करता हूं कि किस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। दिस इज द हाइपोटेन्यूस एंड दिस हाइपोटेन्यूस V इज इक्वल टू द अंडर रूट VR स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू द अंडर रूट perpendicular square plus base square. So this one is the term. Or what is the value of VR? VR is IR. What is the value of VL? Is IXL. What is the value of VC? IXC. Very good, very good, very good, very nice. I को कॉमन ले लो बच्चा, इतना समझ में आ गया। I को कॉमन ले लो, बाहर आएगा, अंदर स्क्वायर था, स्क्वायर वाली टर्म को बाहर लेंगे, नॉर्मल टर्म मिलेगी। अंदर क्या बचा? R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC होल स्क्वायर। क्या बचा? V इक्वल टू दी I अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC स्क्वायर। इतनी बड़ी टर्म कौन लिखेगा? इतनी बड़ी टर्म कौन याद रखेगा? तो कोई बात नहीं बच्चे, इसको पूरा आप रिप्लेस कर दो Z से। कर दिया? लेकिन ये तो बताओ कि Z है क्या? Z क्या है? वेयर Z इज इक्वल टू दी अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, एंड दिस इज कॉल्ड द इम्पीडेंस ऑफ सर्किट। ओके, क्या कहलाएगा ये? सर्किट का इम्पीडेंस कहलाएगा। लिख लो, याद करो, समझ लो, न्यूमेरिकल में काम आएगा। जब न्यूमेरिकल आता है एग्जाम में तो ये आपको कहीं ना कहीं यूज होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट टर्म है। और इसी फार्मूले की मदद से मैं यहां पर इंपीडेंस ट्रायंगल भी ड्रॉ कर सकता हूं विद दिस फार्मूला। हमारे पास वी आर हैविंग Z इक्वल टू द अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC होल स्क्वायर। So I can draw the impedance triangle as well. This one is the Z, this one is the base which is R, and this is XL minus XC. Oh my God, very easy. ये क्या निकाला आपने? ये क्या बना दिया सर? ये मैंने बना दिया बेटा impedance triangle. impedance triangle. Very good. क्या है ये? इम्पीडेंस ट्रायंगल। तो सर ये क्या है? इससे क्या कहोगे?
इसे कहेंगे आप वोल्टेज ट्रायंगल। दोनों मिलते जुलते हैं लेकिन यस एग्जाम में आते हैं, हमें याद होना चाहिए, हमें समझ में आना चाहिए। इंपीडेंस ट्रायंगल, वोल्टेज ट्रायंगल। ओके, चलिए, तो चीजें समझ में आ गई। मैं आगे जाकर अब बात करने वाला था, विद द हेल्प ऑफ दिस ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशनशिप आई एम गोइंग टू कैलकुलेट द रिलेशनशिप ऑफ वेरियस आर्म्स, and with this help we can calculate the angle phi. Angle phi can be calculated. This is the angle phi and this can be calculated, the relationship tan phi. Okay, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है आप लोगों ने? ट्रिग्नोमेट्री में हमने क्या क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा है सर साइन फाई, हमने पढ़ा है सर कॉस फाई। मैं एक एक करके लिखता हूँ, जरूरत हमें टेन फाई की है लेकिन कोई बात नहीं, तीनों को समझ लो। साइन फाई, कॉस फाई, टेन फाई। ओके ओके ओके, क्या है फार्मूला? नहीं याद है? इसे याद कर लो। कैसे याद कर लो? पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। स्कूल में पढ़ा होगा फार्मूला आपने, मैं स्कूल के ही कंसेप्ट आपके साथ लेके आ रहा हूं ताकि पुराने कंसेप्ट बेस जो है आपका फाउंडेशन की मदद से आप लेटेस्ट जो एडवांस टॉपिक्स है उनको भी आप इजीली समझ ले। सो यहां से क्या मिला आपको? यहां से मैं टेन फाई को लिखना चाहूं, टेन फाई इक्वल टू दी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। व्हाट इज द परपेंडिकुलर सर? व्हाट इज द परपेंडिकुलर? आप यहां से लिखना चाहो यहां से लिख लो, यहां से लिखना चाहो यहां से लिख लो, देयर इज नो इशू। सो व्हाट इज द परपेंडिकुलर? अगेन मैं बता दूं आपको, ये एंगल फाई है, ठीक है, याद रखिएगा। दिस इज द एंगल फाई, this is the perpendicular, this is the base, this is the hypotenuse। ये इतना याद हो गया, कहीं नहीं गाड़ी रुकेगी आपकी। What is the perpendicular? XL minus XC। What is the base? Which is R। Okay, perpendicular क्या है? XL minus XC है और base क्या है? R। तो phi will be equal to the tan inverse of XL minus XC divided by R. This is again another one of the most important formula। impedance कैसे कैलकुलेट किया जाता है? with this formula। phi how you can calculate? with this formula। and let us write the cos phi power factor। cos phi what is cos phi? base upon hypotenuse। what is base? Base is nothing but the resistance R and hypotenuse is what? Hypotenuse is Z। So cos pi is equal to the R divided by under root R square plus XL minus XC whole square। My God। Okay, so कितनी सारी चीजें हमने यहाँ पर लिख ली है एंड वेरी गुड। तीन फार्मूले हमारे पास आ गए हैं। दिस इज द थर्ड वन फार्मूला फॉर द cos phi which is power factor in the RLC circuit, series RLC circuit। cos phi is simply equal to the R divided by under root R square plus XL minus XC का whole square and the phi is equal to the tan inverse XL minus XC divided by R and the Z, the impedance of the circuit is simply equal to the R square under root R square plus XL minus XC का whole square। तीन अलग अलग केस यहां पे डिस्कस किए जा सकते हैं। अगर XL माइनस XC, अगर दिस XL माइनस XC की हमने बात कर रहे हैं, मैं कहीं से भी ले सकता हूं, मैं इसकी बात कर लेता हूं। ओके, लेट अस राइट दिस वन। इसको भी 2 मिनट में डिस्कस कर ही लेते हैं, यहां तक कि हमारी बात हो चुकी है। मैं इसको यहां पे लिखना चाहूंगा कि अगर तुम ना होते, अगर z इज इक्वल टू दी, अगर मैं पहले इस एक्सप्रेशन को लिख लेता हूं, मैं क्या बात करने जा रहा हूं? दिस इज z इज इक्वल टू दी R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC होल स्क्वायर। what I am going to discuss with you guys, if in this particular term, in this particular circuit, if we are having XL is greater than XC, इंडक्टेंस की वैल्यू अगर ज्यादा है कैपेसिटेंस से, तो आप अगर XL में से XC को घटाएंगे तो आपको कुछ न कुछ पॉजिटिव मिलेगा।
कुछ न कुछ पॉजिटिव मिलेगा, यानी कि जो एंगल फाई है वो भी पॉजिटिव मिलेगा। फाई क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। एक चीज समझ में आई? हमने पढ़ा है कि इंडक्टिव सर्किट में 90 डिग्री का फेज डिफरेंस होता है, कैपेसिटिव सर्किट में भी 90 डिग्री का -90 डिग्री का फेज डिफरेंस होता है, लेकिन यहाँ पे आरएलसी सर्किट में फाई एंगल का फेज डिफरेंस होता है, एंड दिस फाई एंगल विल बी पॉजिटिव इफ एक्सएल विल बी लार्ज, एक्सएल विल बी ग्रेटर देन एक्सी। जब एक्सएल की वैल्यू ज्यादा होगी एक्सी से, तो ये सर्किट क्या होगा? ये क्या कहलाएगा? प्योर इंडक्टिव सर्किट कहलाएगा बच्चे। क्या कहलाएगा? प्योर इंडक्टिव सर्किट। और दूसरी केस में अगर मैं बात करूं, ये पहला केस, ये दूसरा, अगर एक्सएल छोटा हो एक्सी से, उस केस में अगर आप एक्सएल माइनस एक्सी करेंगे तो आपको नेगेटिव रिजल्ट मिलेगा, एंड इसका मतलब ये हुआ कि फाई जो है वो भी नेगेटिव होगा, एंड इसका मतलब ये हुआ कि जो सर्किट है यहां पर प्रभाव रहेगा सर्किट में कैपेसिटेंस का। सर्किट विल बी प्योर कैपेसिटिव इन नेचर। प्योर तो कहना ठीक नहीं रहेगा, आप प्योर हटा दे, चलो ठीक है, प्योर कहना थोड़ा सा अन्याय हो जाएगा, ठीक है। इंडक्टिव रहेगा जब एक्सएल की वैल्यू ज्यादा रहेगी, कैपेसिटिव रहेगा जब एक्सएल की वैल्यू कम रहेगी। अगर दोनों बराबर हो तो, अगर एक्सएल इज इक्वल टू दी एक्सी, ये सिंबल इस तरह से, राइट। सो इन दिस केस एक्सएल माइनस एक्सी विल बी 0 and phi will be 0, and the circuit will be resistive. Circuit will be resistive. Very good, very nice. केस समझ में आए? सीरीज आरएलसी सर्किट की अगर बात कर रहे हैं, सीरीज आरएलसी सर्किट में अगर इंडक्टेंस की वैल्यू ज्यादा है तो आपका सर्किट जो है इंडक्टिव नेचर का रहेगा, और वहां पे फाई जो मिलेगा वो पॉजिटिव मिलेगा। अगर एक्सएल की वैल्यू कम है, इंडक्टेंस की वैल्यू कम है, तो सर्किट का नेचर कैपेसिटिव हो जाएगा, और उस स्थिति में आपको फाई नेगेटिव मिलेगा। और दोनों की वैल्यू अगर बराबर है तो एंगल 0 हो जाएगा। देयर विल बी नो फेज डिफरेंस एंड सर्किट विल बी रेजिस्टिव इन नेचर। उम्मीद करता हूं ये सारी चीजें आपको समझ में आएगी। मैंने आपको सीरीज आरएलसी सर्किट में सर्किट बताया, वहां पे रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस तीनों सीरीज में थे। फिर हमने उसमें एक एसी सप्लाई दिया, फिर हमने माना कि उस एसी सप्लाई की वजह से एसी करंट फ्लो हो रहा है, उस एसी करंट की वजह से रेजिस्टेंस आर में वोल्टेज ड्रॉप हो रहा वी आर, कैपेसिटर में वोल्टेज ड्रॉप हुआ Vc, और इंडक्टेंस में वोल्टेज ड्रॉप हुआ VL। और हमने प्योर इंडक्टिव, प्योर कैपेसिटिव और प्योर रेजिस्टिव वाले कंसेप्ट के आधार पर एक ट्रायंगल, एक फेजर डायग्राम बनाया, और इस फेजर डायग्राम की मदद से हमने वोल्टेज ट्रायंगल को ड्रॉ किया। एंड विद द हेल्प ऑफ दिस वोल्टेज ट्रायंगल वी जस्ट ड्रॉ द इंपीडेंस ट्रायंगल, एंड थोड़ी सी मैथमेटिकल एक्सरसाइज करके हमने सर्किट की इंपीडेंस का फार्मूला कैलकुलेट किया, दैट इज Z इक्वल टू √R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। एंड उस फार्मूले से हमने यहाँ पे अलग अलग केसेस लगा के देखा कि सर्किट आपका इंडक्टिव कब रहेगा, कैपेसिटिव कब रहेगा और रेजिस्टिव कब रहेगा। फिर हमने आगे जाके एंगल की बात करी, फाई को कैलकुलेट करा, पावर फैक्टर को कैलकुलेट करा। उम्मीद करता हूँ पूरी क्लास आपको समझ में आ गई होगी आसान भाषा में, ठीक है। इसी तरह के वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और चैनल जो क्लासेस पसंद आ रही हैं तो क्लास लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करते रहें, और बिल्कुल मुझे बताएं आप कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करके कि आपको ये क्लासेस कैसी लग रही है। मैं यहाँ पर धन्यवाद देना चाहूँगा विक्रांत ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस इंदौर का, जो आपके लिए क्लासेस लेकर आया है, आपके लिए क्लासेस स्पॉन्सर कर रहा है। एंड अभी तक आपने मेरे पुराने वीडियोस नहीं देखे, प्योर एसी सर्किट की बात करें, प्योर रेजिस्टिव सर्किट, कैपेसिटिव सर्किट, इंडक्टिव सर्किट्स में पढ़ा चुका हूं, इनके नहीं देखें तो ये आइकॉन्स पे यहाँ पर क्लिक करके ये पुराने वीडियो देख सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार।